Today's topic is about machine learning. Till now, you have seen different modules आपने different modules देखे जिसमें आपने numpy देखा, pandas देखा, आपने कोड पाइथन के ऊपर टाइम दिया, तकरीबन आपने 2 months और 3 months आपने सिर्फ और सिर्फ कोड पाइथन को दिए. All this was just for the predicting some values from the machine as we are going to create an intelligent machine जिसको आप artificial intelligence का नाम देते हो. artificial intelligence का मकसद होता है कि आप किसी भी मशीन को artificially intelligent बनाने जा रहे हो. अब intelligent बनाने का मकसद क्या होता है? अगर आप कहते हो कि human is intelligent and a cat is not intelligent, that means what? दैट मीन्स कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंट है तो उसका मकसद ये ह्यूमन सोच सकता है, ह्यूमन प्रिडिक्ट कर सकता है. अगर आपको यहाँ पे कोई स्क्रीन के ऊपर में इस तरह का कोई एक यू कैन से स्टोन, फॉर एग्जांपल कोई स्टोन यहाँ पे एक बंदा मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ, स्क्रीन पे कोई एक वीडियो में चला दूँ जो स्टोन ऐसे फेंक के आपकी तरफ फेंक रहा है, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ यू? क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन? आप उससे बचने की कोशिश करोगे. आपको हालांकि मालूम है दिस इज जस्ट अ वीडियो, यू नो वेरी वेल दिस इज अ वीडियो, स्टिल योर इफेक्ट और योर रिस्पॉन्स विल बी टू बी सेफ. ऐसे ही आप क्या करोगे? अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे हालांकि आपको ये मालूम है कि दिस इज जस्ट अ वीडियो. तो ये जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? दैट इज अ प्रेडिक्शन. क्या प्रेडिक्शन है? कि अगर ये पत्थर आपकी तरफ पहुंच गया तो ये आपको लग सकता है, उसी की वजह से हम वहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू से दैट कि अभी आपको यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है, व्हाट यू प्रिडिक्ट, कितने दिनों में आपके पास सर्दी आ जाएगी? यू कैन से दैट कि सर सर्दी बस आने ही वाली है 5-10 दिनों में, अब हम बगैर स्वेटर के नहीं बैठ पाएंगे. ऐसा ही है, दैट इज अ प्रेडिक्शन. अब ये प्रेडिक्शन आपने किस बेसिस पे की? डिफरेंट इनपुट की बेसिस पे. अब इनपुट्स क्या हो गए आपके पास? फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रेडिक्टिंग द कोल्ड वेदर तो आप उसमें इनपुट क्या लेते हो? आप देखते हो कि भाई हवा का टेम्परेचर क्या है. ऐसा ही है, हवा की स्पीड मतलब विंड की स्पीड कितनी है. ठीक है, आप देख सकते हो कि आपके पास जो सन रेजेस है वो कितना रिड्यूस हो चुकी हैं. आप देखते हो कि दिन में आपके पास टेम्परेचर कितना बेसिकली रिड्यूस हो रहा है. तो ये आपके पास एज अ इनपुट जिस पे आप प्रेडिक्ट करते हो कि नाउ वी कैन से दैट आफ्टर 10 to 15 days वी कैन नॉट सिट विदाउट अ स्वेटर हियर. ऐसा ही है. इसी तरीके इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस. अब यही इंटेलिजेंस आप किसी मशीन की तरफ बेसिकली ट्रांसफर करते हो. अब मशीन कभी भी सोच नहीं सकती. राइट नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा है इस हिसाब से मशीन कुड नॉट थिंक. मशीन सोच नहीं सकती. जब सोच नहीं सकती तो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकती. ऐसे ही वी कैन नॉट प्रेडिक्ट समथिंग फ्रॉम द मशीन क्योंकि मशीन हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानती, दैट इज मशीन कोड एंड दैट इज जीरोज एंड वंस. वही जीरोज एंड वंस उसे मालूम है, बस वो उसी के ऊपर एक प्रोसीजर परफॉर्म करता है और उसी प्रोसीजर के ऊपर वो चल रहा होता है. अब हम कैसे किसी मशीन को बेसिकली ट्रेन कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट समथिंग वेयर द फर्स्ट स्टेप इज मशीन लर्निंग. Machine learning is the branch, or you can say that the sub branch of AI, the first step of artificial intelligence, that is machine learning. अब मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास दो किस्म के मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लर्निंग्स. वैसे तो हमारे पास एक और टाइप भी होता है लर्निंग, इसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं, पर वो हम बाद में इसको कवर अप करेंगे. फिलहाल basically we have two types of machine learning models. Number one is the supervised learning and number two is unsupervised learning. Remember this theory is most important theory. आपको ये मालूम होना चाहिए तभी आप सोच पाओगे कि मशीन लर्निंग का कौन सा मॉडल किस डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाएगा. We have so many models of machine learning that could be used on different type of data. अलग अलग टाइप के डेटा के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं. अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स और आउटपुट के लिए अलग अलग हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कैटेगरी प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो हमारे पास मॉडल्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हो, वैल्यू का मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर प्रेडिक्ट करो, मैं कह रहा हूँ भाई आपसे कि काम करो, आप जो है ना किसी की हाइट प्रेडिक्ट करो, मैं कह रहा हूँ किसी की आप वेट प्रेडिक्ट करो, किसी ऑब्जेक्ट का वेट प्रेडिक्ट करो। अब ये वेट हो गया, हाइट हो गया, ये बेसिक टेम्परेचर हो गया, ये क्या है, कंटिन्यूस वैल्यूज है। टेम्परेचर क्या होगा फ़ारेनहाइट्स में ले लें आप, कितना होना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी का, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही अराउंड 92 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए किसी बॉडी का, ऐसे ही है। तो अगर ये 92 एक कंटिन्यूस वैल्यू है, अगर हम कैटेगरी की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ वी हैव टू कैटेगरीज, येलोज एंड ब्लू। अब आपको प्रेडिक्ट करना है, या तो येलो प्रेडिक्ट करना है या तो ब्लू प्रेडिक्ट करना है। अब इसकी कोई कंटिन्यूस वैल्यू होगी नहीं, इट डज नॉट हैव एनी कंटिन्यूस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरीज को कैटेगोरिकल प्रेडिक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं मॉडल्स को आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो और भी अच्छी तरीके से यहाँ से आउटपुट्स गेट कर सकते हो। फॉर दैट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास दो टाइप की मेनली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, दैट दोज आर सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दो हैं मेनली। इसके अलावा एक और है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसको हम बात, वो बेसिकली इन्हीं से ड्राइव होता है, ठीक है। Supervised learning and unsupervised learning. We have two main type of machine learning here. Now, machine learning is a subfield of computer science that explores the study and construction of algorithms that can learn from and make predictions on data. Such algorithms operate by building a model, for example, inputs in order to make data-driven predictions or decisions rather than following strictly static program instructions. What does this complete definition says about machine learning? Remember one thing, जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हो, ये मशीन लर्निंग बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, टू मेक प्रेडिक्शंस। अच्छा, वर्ड ही आपको बता रहे हैं आप मशीन को कुछ सिखा रहे हो, मशीन लर्निंग, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टीच समथिंग टू आवर मशीन। What algorithms, बेसिकली क्यों ये algorithms काम आते हैं, बेसिकली जब आप प्रिडिक्टिंग algorithms या मशीन लर्निंग algorithms की बात करते हो, rather than following any static instruction, मतलब आप किसी स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय वो खुद ब खुद इस चीज को प्रिडिक्ट कर रहा होता है, मशीन प्रिडिक्ट कर रही होती है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए या फिर नेक्स्ट आउटपुट क्या आना चाहिए। That is what a machine learning do. ठीक है, आगे चलते हैं। We have the types of machine learning here, that is supervised learning and unsupervised learning. Let's talk about supervised learning first. Now, what is supervised learning? Supervised learning is the task of inferring a function from labeled training data. The training data consists of a set of training examples. In supervised learning, each example is a pair consisting of an input object and a desired output value. A supervised learning algorithm analyzes the training data and produces an inferred function. What does it mean here? What is supervised learning? इसको जरा बाद में समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपको समझ में आए। सुपरवाइज्ड, सुपरवाइजर से निकल के आया। सुपरवाइजर मीन्स व्हाट? एक सुपरवाइजर का वर्ड तो सुना होगा आपने, डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज में सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? तो मैनेज करना, किस चीज को मैनेज करना? जो उसका काम है उसी काम को, जो बेसिकली वो फील्ड होगी। अगर आप फैक्ट्री में कोई सुपरवाइजर बनाते हो, भाई एक सुपरवाइजर है जो फॉर एग्जांपल कपड़ा बना रहा है, दूसरा सुपरवाइजर है जो उस कपड़े को सिलवा रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव, आप ये इसको कह सकते हो कि भाई हमारे पास एक फैक्ट्री है जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है। अब वहां पर अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, यूनिट्स अलग अलग है। एक यूनिट है जो कपड़ा बनवा रहा है, दूसरा यूनिट है जो कपड़े को सिलवा रहा है। अब हर दोनों तरफ कोई ना कोई सुपरवाइजर होगा, ऐसा ही है। अब सुपरवाइजर काम क्या है? क्वालिटी को मेंटेन करना, ऐसा ही है ना, टाइम को मेंटेन करना,
कि भाई कितना टाइम आपकी वो फैक्ट्री चल रही है उसे मेंटेन करेगा सुपरवाइजर। इन द एंड उसको चाहिए क्या होता है? आउटपुट, दैट इज द डिजायर्ड आउटपुट। इसी टाइप का कपड़ा बनना चाहिए। इसका मतलब उसे मालूम है कि कौन सा कपड़ा अब जाके बनेगा। यहीं से मैं इसी सुपरवाइजर को उठाता हूं और मैं जाके बिठा देता हूं इसको कहीं पे कार बनाने वाली कंपनी के अंदर। व्हाट विल हैपन देयर? उससे मालूम ही नहीं है आउटपुट क्या आएगा। तो जब आप सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हो उसका मतलब होता है कि सुपरवाइज लर्निंग में आउटपुट भी मालूम होता है और इनपुट भी मालूम होता है। इनपुट आएगा, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये आउटपुट आना चाहिए, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। ये आना चाहिए। अब जो आउटपुट आया, अगर वो आउटपुट आपके डिजायर्ड आउटपुट से चेंज है, दैट मीन्स योर एल्गोरिथम इज नॉट प्रेडिक्टिंग वेल। अब यहाँ पर सुपरवाइज की मतलब क्या आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हो उसका मतलब आपके पास लेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड डेटा का मतलब होता है कि वी हैव अ डेटा दैट इज ऑलरेडी लेबल्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोडिंग नाइट में जो हमने सामने वालों को दिया था, उसको फर्स्ट बैच वालों को दिया था, नहीं उधर सुपरवाइजर कहाँ थे ये नहीं समझ पाएंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल, लेबल्ड का मकसद क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टेक अ बॉक्स ऑफ मिल्क, हमारे यहाँ तो खैर सादा मिलता है, आप बाहर जाओगे तो आपको बॉक्सेस मिलेंगे मिल्क के, आपको ऐसे सादा नहीं मिलेगा। टेक अ बॉक्स ऑफ अ मिल्क, उसके ऊपर कोई ना कोई नाम लिखा होगा, एडम, अच्छा होंगे भी मुसलमान वालों नाम, दूध दूध वगैरह जिस तरह की कंपनी होगी उसके ऊपर नाम लिखा होगा। अब एक एडम कंपनी का मिल्क आप लेकर आए बॉक्स, और एक और बॉक्स लेकर आए जिसपे कोई नाम नहीं, किसको आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये एडम कंपनी का है या नहीं है? इस पे नाम लिखा होगा। ऐसा ही है, अब कोई आता है और कहता है कि नहीं ये जो एडम जो ऊपर लिखा हुआ है उस पे, ये कहता है कि नहीं नहीं ये एडम कंपनी का मिल्क नहीं है, ये किसी और कंपनी का मिल्क है, आप क्या कहोगे? तो आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये एडम कंपनी का है। ऑलरेडी लेवल डेटा का मतलब क्या है? जो डेटा आपने उसको दिया है टू बी मेमोराइज्ड, उसमें आउटपुट ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे पास जवाब पहले से ही मालूम है हमें। जब वो ट्रेनिंग पर्पस में जाएगा तो उस टाइम जवाब उसे, मतलब आउटपुट उसे ऑलरेडी मालूम होगा। उसी को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होगी? जहां पर हमें आउटपुट का पता ही नहीं है, दैट इज अनसुपरवाइज्ड। बट द प्रॉब्लम इज, जब आप सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हो, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड यू कैन से द रिजल्ट्स आर मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स। जब आप सुपरवाइज लर्निंग की बात करोगे, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे ये सबसे रिलेवेंट रिजल्ट्स होंगे, और सबसे अच्छे मॉडल्स होते ही सुपरवाइज लर्निंग वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट मालूम होता है। अब जो मशीन ने आउटपुट दिया और जो असल में आउटपुट है, आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसे ही है। लेकिन जब आप अनसुपरवाइज की तरफ जाओगे तो आपके पास तो एक्चुअल आउटपुट है ही नहीं। अब मशीन कुछ भी आउटपुट दे रही है, यू कैन नॉट कंपेयर विद समवन। आप किसी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप कंपेयर नहीं कर सकते तो आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। जब आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका मॉडल सही परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। आने तो दो आगे। कहने का मकसद, जब आप बात करोगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक्चुअल आउटपुट नहीं होता। सुपरवाइज में आपके पास एक्चुअल आउटपुट होता है। कोई भी आउटपुट आया, जो मशीन ने कुछ भी परफॉर्म करके, मैथमेटिक्स और सब कुछ परफॉर्म करने के बाद एक आउटपुट आपको दे दिया। अब आप इसको एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैटेगोरिकल ले आते हैं। हमने क्या किया, किसी भी हॉस्पिटल में चले गए, अच्छे हॉस्पिटल में, NICVD एक हॉस्पिटल है जो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड हॉस्पिटल है, ठीक है।
वहां पे आप गए, आपने उनसे कहा कि अभी तक आपके पास हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट आए हैं, हमें उन सब का डेटा चाहिए। आपने क्या कहा कि अभी तक आपके पास हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट आए, हमें उन सब का डेटा चाहिए। आपने डेटा ले लिया। अब ये वो हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है। यू नो वेरी वेल कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअल में हमने देखा उसको हार्ट अटैक हुए पे। यही सेम डेटा सेट हमने प्रोवाइड कर दिया हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को। उसने कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की, अब वो ट्रेन हो चुका है, उसने मेमोराइज कर लिया ये पूरा का पूरा डेटा। अब आप इसको नया पेशेंट लेकर आते हो जिसका आपको नहीं पता कि इसको हार्ट अटैक है भी कि नहीं है। वो डेटा आपने इसको प्रोवाइड किया तो इसने हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है। लेकिन आउटपुट जब देगा, इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे? इसको इवेल्युएट ऐसे करेंगे कि हम करेंगे, एक काम करेंगे कि हमने जो डेटा उठाया है उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो हमें कहां से मिला? हॉस्पिटल से। अब ये हॉस्पिटल वाला डेटा जो हमें मिला है वो कंप्लीटली यू कैन से दैट कि इन सबको हार्ट अटैक हुआ है। आपने कहा 80% डेटा को ट्रेन करवाओ, 20% डेटा बचा के रखो। क्यों? ताकि जब हम इसको ये 20% डेटा जो मॉडल ने अभी तक नहीं देखा, मॉडल तो सिर्फ 80% डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ, मॉडल ने 80% डेटा देखा, ये 20% डेटा मॉडल ने नहीं देखा। हमने क्या कहा, इसमें से दो उठाते और इसको प्रिडिक्ट करवाते। अब अगर कोई मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ इसको हार्ट अटैक है, तो आप एक्चुअल डेटा को और इसको दोनों को कंपेयर कर पाओगे, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मॉडल कह रहा है कि नहीं इसको हार्ट अटैक नहीं है, तो आप कहोगे कि भाई नहीं, एक्चुअल में तो उसको था, मॉडल गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, तो कंपैरिजन हो जाएगी। अनसुपरवाइज में ये नहीं हो सकता, क्योंकि अनसुपरवाइज में हमारे पास जो डेटा होगा उसमें ये नहीं होगा कि इसको हार्ट अटैक आया है या नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर लेबल है ही नहीं, अनलेबल्ड डेटा है। हाँ, अब अनसुपरवाइज लर्निंग किस काम की फिर? ये कह रहे हो ना कि सर सुपरवाइज लर्निंग तो आपने कहा कि सर हमने आउटपुट था, हमने इवेल्युएट करा, पता चल गया कि हाँ भाई ये हमारा मॉडल सही परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में जब हमें ये काम नहीं आ रहा, तो फिर हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग किसी काम की नहीं है? नहीं, अनसुपरवाइज लर्निंग भी काम की है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग किस काम आती है? अनसुपरवाइज लर्निंग काम आती है उसी अनलेबल डेटा को लेबल करने में। अब लेबल कैसे करेगा वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको थोड़ा सा, ये मुझे पता है थोड़ा सा धुंधला है, यहाँ पे मुझे समझ में आ जाएगा, जब मैं आपको बोल के बताऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में ये भी आ जाना चाहिए। द प्रॉब्लम इज आई डू नॉट हैव एनी पॉइंटर हियर। माउस से करता हूँ, मेरा पॉइंटर है घर पे भूला है। चले अब यहाँ पर देख सकते हैं आप how a machine learning supervised learning process work। एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है, ये चीजें, ये पूरा का पूरा फ्लो है, इसको लाजमी समझना है, क्योंकि हर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझ गए तो प्रोग्रामेटिकली इट इज सो सिंपल, बहुत आसान है। मैंने आपको बार बार एक ही बात बोलता रहता था, क्या कि मशीन लर्निंग का कोड 5 लाइनों का कोड है, मशीन लर्निंग का कोड 5 लाइनों का कोड है, कोई भी मॉडल अप्लाई करो 5 लाइनों का कोड है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि है ही 5 लाइनों का कोड, फर्क सिर्फ इतना है, ये प्रोसेस फॉलो करना। अब इस प्रोसेस में आप देख सकते हो सबसे पहली चीज जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन। ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले दिस इज द हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब होता है द डेटा सेट जिस पे आप मशीन लर्निंग को, मशीन को कुछ सिखाना चाहते हो। इफ आई से यू कैन नाउ स्पीक, आप बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? आपके पास कोई डेटा इनपुट हुआ था क्या आपके माइंड में? यस। जब इंसान बच्चा पैदा होता है कि उसके कान से इनपुट जा रहा होता है, आंखों से इनपुट जा रहा होता है, बोलने के लिए कान से वो सुन रहा होता है, लोग बोल रहे होते हैं। वो जो पैटर्न्स हैं, ह्यूमन ब्रेन कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑल दीज वॉइस पैटर्न्स। इसी वजह से इंसान फिर बोलना सीखता है। इसी तरीके से हम भी इसको क्या करेंगे? डिफरेंट डेटा पैटर्न्स प्रोवाइड, मतलब डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसी पे ये सीखेगा। तो दिस इज द डेटा, ठीक है।
Now after data we will do the random sampling here. यार मैं देख लेता हूँ, चलो ये अच्छा आपने मुझे जरा, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। सुपरवाइज मशीन लर्निंग फ्लो डायग्राम, जाओ। ये है तो सही, समझ में तो आ रही है, लेकिन खोलना नहीं था यार। दिस इज ऑल्सो हेयर यू कैन सी दैट सबसे पहली चीज आपके पास है इनिशियल डेटा सेट, जिसको आप हिस्टोरिकल डेटा भी कह सकते हो, लेकिन ये लेबल्ड होना चाहिए। मैंने बता दिया लेबल्ड का मतलब क्या है, आपके पास एक्चुअल आउटपुट अवेलेबल होता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन यहां पर नहीं लिखी हुई, ठीक है। रैंडमाइजेशन बेसिकली परफॉर्म करना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था आपको, डेटा सेट को आपने दो हिस्सों में तोड़ना है, ऐसा ही है। 80% फॉर ट्रेनिंग पर्पस, 20% फॉर टेस्टिंग पर्पस। इट्स अप टू यू, आप 50% 50% करो, आप 40% 60% करो, आप 30, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जैसे भी यू कैन से। जनरली हमारे पास 75% ट्रेनिंग 25% टेस्टिंग होता है, लेकिन अगर डेटा बहुत बड़ा है तो फिर हमारे पास आप 30% भी कर सकते हो, आप 40% भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ बिफोर स्प्लिटिंग यू नीड टू डू द रैंडमाइजेशन। व्हाई रैंडमाइजेशन इज नीडेड हियर, क्यों जरूरी है कि अगर मैंने कहा स्प्लिट कर रहा हूं, अब आपने डेटा सेट कलेक्ट किया था ना कहीं से, भले आपने हॉस्पिटल से कनेक्ट किया, आपने इंटरनेट से उठाया, किसी और ने कलेक्ट करके दिया, किसी और सोर्स से कलेक्ट किया आपने, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज टू कलेक्ट एनी डेटा। आपने क्या किया, शुरू की, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 100 मतलब 100 लोगों का डेटा है जिनको हार्ट अटैक हुआ भी है और नहीं भी हुआ, मतलब you can say that we have around 50 student or 50 people जिनको बेसिकली हार्ट डिजीज हार्ट अटैक हुआ है, और 50 ऐसे जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, या चलो 60 और या 70 और 30 पे चले जाते हैं। 70 ऐसे जिनको हार्ट अटैक हुआ, 30 ऐसे जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, सही है। अब आपने स्प्लिट करना, आपने क्या किया, जब डेटा कलेक्ट किया या डेटा जिसने आपको प्रोवाइड किया उसने क्या किया, शुरू की, जो आपके पास 70 लाइंस थी वो सब के सब वो डेटा थे जिनको हार्ट अटैक हुआ था। आखिरी की 30 लाइनों में बेसिकली क्या था, जिनको हार्ट अटैक नहीं था। पर मॉडल को दोनों चीज सिखानी है हमने, तभी तो वो प्रेडिक्ट करेगा कि है या नहीं। जब उसे दोनों चीजों के बारे में नॉलेज होगी कि इस तरह का डेटा आएगा तो हार्ट अटैक है, इस तरह का डेटा आएगा तो हार्ट अटैक नहीं है। आपने स्प्लिट कर दिया 70-30 पे डायरेक्ट, तो क्या हुआ, 30% जो आखिरी वाला था वो हो गया किस, टेस्टिंग के लिए, और शुरू का 70% हो गया आपका ट्रेनिंग के लिए। मॉडल ट्रेन हुआ 70%, और 70 लाइनें तो वही थी जिनको हार्ट अटैक था। मॉडल सिर्फ यही जानता है कि हार्ट अटैक किसको है। अब जब आप टेस्ट दे रहे हो, मॉडल विल नेवर एवर परफॉर्म वेल, क्यों, क्योंकि टेस्टिंग में आप वो डेटा दे रहे हो जिनको हार्ट अटैक था ही नहीं। दैट इज व्हाई रैंडमाइजेशन इज नीडेड। अब ये रैंडमाइजेशन क्या करेगी, यू विल शफल द कंप्लीट डेटा सेट। आप शफल कर दो, आपने क्या किया भाई, शफल किया, रैंडम स्टेट आपकी मर्जी है, जितना मर्जी रखना है आप रख सकते हो। अगर आप रैंडम स्टेट नहीं प्रोवाइड करोगे तो हर दफा शफल करता रहेगा।
रैंडम स्टेट आपने 42 दिया तो मतलब 42 टाइम्स पे शफल करके आपके पास डेटा दे दिया। अब जब शफल हो गया तो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा मिक्स्ड डेटा बन, जब मिक्स्ड हो गया अब उसको 30% और 70% में डिवाइड करो तो आपके पास दोनों कैटेगरीज मिल जाएंगी आपके डेटा सेट के अंदर। ठीक है, तो रैंडमाइजेशन जरूरी है। आफ्टर डेटा सेट द फर्स्ट स्टेप इज द रैंडमाइजेशन। अच्छा, एक और चीज है सर, डेटा क्लीनिंग नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। सब कुछ करने के बाद हम डेटा लेकर आ रहे हैं। डेटा क्लीनिंग, ठीक है, डेटा ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें करी आपने, परफॉर्म की, पांडास के थ्रू, नंपाई के थ्रू, नल वैल्यूज निकाली, डेटा को क्लीन किया, डुप्लीकेट वैल्यूज आपने डिलीट कर दी। ये सब चीजें आपने परफॉर्म करने के बाद आ रहे हैं हम आगे। ऑप्टिमाइजेशन मतलब जहां पर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज थी आपने उसको रिड्यूस कर दिया। आपका डेटा अगर कम है आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो तो डिफरेंट टेक्निक से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम आगे टेक्निक देखेंगे जिसको हम बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा को आपने सारा क्लीन करने के बाद आ रहे हैं हम। ठीक है, अब डेटा आ गया आपके पास, डेटा के बाद आपने किया रैंडमाइजेशन, आपने रैंडमाइजेशन परफॉर्म कर लिया। नाउ यू नीड टू डू डेटा स्प्लिट। और ये वर्ड याद रखें, डेटा स्प्लिट is definitely, you can say, necessary when you are working on any artificial intelligence प्रोजेक्ट। किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, डेटा स्प्लिटिंग जरूरी है। डेटा स्प्लिटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें कुछ डेटा फॉर वैलिडेशन पर्पस चाहिए। वैलिडेशन क्या है वो हम आगे देखते हैं। हमने दो में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ट्रेनिंग सेट के अंदर 80% और टेस्टिंग सेट के अंदर 20%। तो डेटा जब स्प्लिट होगा तो दो हिस्सों में, दो सेट में होगा, एक ट्रेनिंग सेट एक टेस्टिंग सेट। याद रख लें, ये टर्मिनोलॉजीज आप याद रखें क्योंकि फिर बाद में सवाल नहीं चाहिए सर ट्रेनिंग क्या है टेस्टिंग क्या है। ट्रेनिंग जिस पे डेटा ट्रेन होगा, टेस्टिंग जो ट्रेनिंग टाइम में उससे हाइड कर दिया गया होगा, आफ्टर ट्रेनिंग उसको हम शो करवाएंगे ताकि वैलिडेट कर पाएं कि हमारा डेटा मतलब ये जो आपका मॉडल है वो सही परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ट्रेनिंग टेस्टिंग। आफ्टर दैट यू विल परफॉर्म, क्योंकि हम ट्रेनिंग पर्पस पे जा रहे हैं अभी भी, नहीं आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब आप देख रहे हो आपका डेटा सेट बहुत छोटा है और आप कह रहे हो कि मैं 60-40 का स्प्लिट करूंगा तो वो फिर वो फजूल है क्योंकि फिर ट्रेनिंग को इतना डेटा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग को डेटा चाहिए। डेटा साइज के ऊपर बेस करता है, डेटा सेट का जो साइज है आपका उसके ऊपर बेस करता है, डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इट्स अप टू यू। आपको दिख रहा है डेटा सेट बहुत छोटा है, ट्राई टू यूज 20% स्प्लिट। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि डेटा आपके पास इनफ है, ट्राई टू यूज 25% स्प्लिट। अगर आपको दिख रहा है डेटा सेट आपके पास बहुत अच्छा है तो आप 30% 40% पे भी जा सकते हो। ट्रेनिंग में जब आप अपना मॉडल बेसिकली मार्केट में पब्लिश करने जाओगे तो आप 100% डेटा के ऊपर ट्रेन करोगे, बट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट यू विल बेसिकली डू स्प्लिटिंग, ताकि हम ये तो देख सकें हमारा मॉडल चल भी सही से रहा है कि नहीं चल रहा। जब आपका सारा कुछ ओके हो गया यू विल रीट्रेन योर मॉडल विथ 100% डेटा, क्योंकि अब आपके पास गारंटीड है। नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, आप भी 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ह्यूमन भी तो नहीं कर सकता। 98% चांस है आपका कि आप सही प्रेडिक्शन कर रहे हो। तो यही तो बात है ना, अभी तो मशीन लर्निंग है, यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए 80%। अगर आपके पास एक्यूरेसी आ रही है 80% 85% बहुत अच्छी है। नहीं 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 नहीं, डेटा तो आपके ऊपर है, आपने कितना भी ट्रेन। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना परसेंट इसने सही रिजल्ट दिए। नहीं, डेटा 100% जो तुम आप कह रहे हो ना, उसका मकसद क्या है कि अभी आपके पास जो अवेलेबल डेटा है, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एंटिटीज का डेटा था, मतलब 10 यूजर्स का डेटा था, सिर्फ 10। ठीक है, आपने 10 के 10 को ट्रेन करवा दिया, तो आप कह रहे हो कि यूजर 10 इनफ हो गए? नहीं ना,
डेटा तो इंक्रीज होता रहेगा ना, जितना ज्यादा डेटा एक्यूरेसी और अच्छी हो सकती है, गारंटी नहीं कह रहा, ठीक है। गारंटी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि देखो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, डेटा किस टाइप का और आपका मॉडल क्या है। अब उस एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए बहुत सारी न्यू टेक्निक्स है, बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, वो हम वन बाय वन परफॉर्म करते जाएंगे कि इस एक्यूरेसी को और अच्छा कैसे करें, इसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। मॉडल्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, जैसे आपके पास ऑप्टिमाइजर्स आ गए, पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजर है, एडम ऑप्टिमाइजर है, वी हैव जेनेटिक एल्गोरिथम, वी हैव इंसेंबल लर्निंग, मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ पाइपलाइन में चला दो, बूस्टिंग टेक्निक हो गई, बैगिंग टेक्निक, टेक्निक्स है ना। मॉडल तो एक फॉर्मूला पे चल रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे चलेगा। मोर देन 80% अगर आपके पास एक्यूरेसी आ रही है, दैट मीन्स योर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल, नॉट वेल, ग्रेट। 80% एक्यूरेसी इज, यू कैन से दैट योर मॉडल इज परफॉर्मिंग ग्रेट। अब और बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेनिंग सेट, क्योंकि हमें सिर्फ, अच्छा ये टेस्टिंग को अभी हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, टेस्टिंग को हमने साइड कर दिया, टेस्टिंग सेट पे हमने कुछ भी नहीं करना, ट्रेनिंग सेट की तरफ आते हैं। ट्रेनिंग सेट को आपने प्रोवाइड किया मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, अब मॉडल विल परफॉर्म इट्स ओन कैलकुलेशंस, जो हम वन बाय वन हर मॉडल की कैलकुलेशन देखेंगे। सैटरडे संडे आज क्लास होती है, सैटरडे को कैलकुलेशन की मैथमेटिक्स और संडे को इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह हम चलते जाएंगे, ठीक है। मैथ्स अगेन आई विल से इज नेसेसरी। उसकी वजह क्या है, whenever you go in any interview they will never ask you कि आप 5 लाइनों का कोड लिख के दिखाओ, वो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, मतलब वो सवाल पूछेंगे जो बेसिकली आपके बेसिक्स के साथ कनेक्टेड होंगे। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग सीखनी है, अभी आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो, आप घर पे जाओ, गूगल पे लिखो, 1 महीने में पूरी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सीख जाओगे विदाउट मैथमेटिक्स। पर जब मैं आपको नया प्रोजेक्ट दूंगा आप फिर फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि आपको सिर्फ ये पता है कि वहां पर जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, पर उसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो बेसिकली आपकी इसी मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो फिर हम उनको समझना जरूरी है। तो एक दिन मैथमेटिक्स, उसमें इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कोशिश ये होगी कि दो मॉडल्स हम एक साथ करते रहें, ताकि मशीन लर्निंग को हम थोड़ा सा बाईपास करने के लिए थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल मशीन लर्निंग का दौर खत्म हो चुका है। और ये चीज़ अभी नहीं बतानी, बाद में बतानी, अभी बहुत ज़रूरी है मशीन लर्निंग। तो क्या नहीं है मकसद, आप क्या करोगे ट्रेनिंग सेट के बाद आपके, अच्छा देखो दौर भले खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट यही है, आगे जितने भी एजेंट्स, एआई एजेंट सब ऐसे काम करते हैं, ये ज़रूरी है, कहीं ना कहीं ज़रूरी है, मालूम होगा तभी हम आगे फर्दर काम कर पाएंगे। ट्रेनिंग सेट को आपने प्रोवाइड किया हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, मॉडल बेसिकली क्या करेगा, अपना ट्रेनिंग पर्पस स्टार्ट करेगा। ट्रेनिंग के लिए ये देख सकते हो आप, इसने एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई प्रेशर हो गया, आपका हीट फॉर्मेशन, एक डेटा था जिसको ये बेसिकली बता रहा है कैसे प्रोसेस किया इसने, पूरा का पूरा प्रोसेस करने के बाद, कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद, अब आपका मॉडल रेडी है फॉर प्रिडिक्शन। नाउ योर मॉडल इज कंप्लीटली रेडी फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। अब ये प्रिडिक्ट कब करेगा, अभी तक सिर्फ ट्रेन हुआ, आपने नॉलेज दी है उसको, इस तरह का डेटा आएगा तो इसका मतलब ये आउटपुट, इस तरह का डेटा आएगा तो इसका मतलब ये आउटपुट। यही डेटा की बात नहीं हो रही, इसी टाइप का डेटा की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि सर एग्जैक्टली वही नंबर डालेंगे तभी बताएगा कि हाँ इसको डिजीज है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका काम है प्रिडिक्शन के ऊपर बेस करना। लास्ट टाइम मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन का बताया था, लीनियर रिग्रेशन में क्या था, जितना आपको मालूम था उतनी तो लाइन खींच रही थी पर वो आगे तक जा रही थी। अब इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर से मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि मेरे पास फलाने एरिया की क्या प्राइस होगी, यही सेम चीज यहां पर भी होगी। Once it is ready for prediction, you will provide the
टेस्टिंग सेट टू दी मॉडल। अब आप प्रोवाइड करोगे टेस्टिंग सेट मॉडल को, मॉडल उसको प्रिडिक्ट करेगा और एक आउटपुट देगा। यही आउटपुट आपके टेस्टिंग सेट के अंदर भी होगा। दोनों को आप कंपेयर करोगे। अगर आपके पास एरर रेट मतलब डिफरेंस कम आ रहा है, योर मॉडल इज परफॉर्मिंग ग्रेट। इफ द डिफरेंस इज मोर देन, यू कैन से कि भाई आपके पास 50% से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स स्टिल योर मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब उसको बेहतर करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सबसे पहली टेक्निक होती है इंक्रीज द डेटा सेट। पहली टेक्निक, अगर आपको दिख रहा है आपका डेटा सेट कम है, मॉडल नहीं परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब डेटा सेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेक्निक आपकी यही होती है कि आप अपना डेटा सेट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। अगर डेटा सेट इनफ है फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर हम देखते हैं कि मॉडल शायद हमने गलत चूज किया है। अगर मॉडल भी सही है फिर हम यूज करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अगर फिर भी नहीं चल रहा फिर हम यूज करते हैं इनसैम्पल एल्गोरिथम। अगर फिर भी मजा नहीं आ रहा तो हम इनसैम्पल एल्गोरिथम्स की डिफरेंट टेक्निक्स की तरफ जाते हैं, बैगिंग और बूस्टिंग की तरफ। अगर फिर भी मजा नहीं कर रहा फिर हम चले जाएंगे डीप लर्निंग की तरफ, और ऐसे ऐसे हम एआई की तरफ पहुंच जाएंगे। And AI is completely optimized, you can say, predicting model जो predict कर रहा है आपके सामने। आई होप समझ आ गया होगा सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर भी इसी टाइप से ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हिस्टोरिकल डेटा है आपके पास, रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, दो हिस्सों में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 70 और 30 का स्प्लिट किया हुआ है। ये ट्रेनिंग डेटा सेट अब चला गया मशीन लर्निंग के बाद। मशीन लर्निंग के बाद आपने यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई किया और दिस इज गोइंग टू बी प्रेडिक्टिंग हियर। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब ये डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स, क्योंकि ये सारे के सारे मशीन लर्निंग मॉडल स्टैटिस्टिक्स से ही आए हैं, इसीलिए तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था। आगे जब आएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, वी हैव डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, अलग अलग मशीन लर्निंग के मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसकी पीछे की स्टैटिस्टिक्स लेकर। फिर आ गए हम प्रेडिक्टिंग फेज के पास। यहाँ पर हम इसको टेस्टिंग डेटा सेट प्रोवाइड करेंगे, ये आउटपुट देगा, हम उसको वैलिडेट करेंगे, दैट्स इट। दिस इज द कंप्लीट सुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग डेटा फ्लो, कि डेटा आपका कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे स्टिल पूछ सकते हैं। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो डेटा सेट है दैट कंटेन्स लेबल्स, ऑलरेडी लेबल्स, मतलब हमें पता है इस यूजर को हार्ट अटैक था और इस यूजर को हार्ट अटैक नहीं था। आपने उसमें से 80% डेटा इसको दे दिया, ठीक है, बताकर कि भाई इसको है इसको नहीं है, इसको है इसको नहीं है, उसका पूरा डेटा दे दिया। 20% आपने उसको नहीं दिखाया, मतलब आपके डेटा सेट को नहीं दिखाया। अब ये ना दिखाने का पर्पस क्या है? अगर आपने ये डेटा उसको दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली उसको प्रेडिक्ट कर देगा, उसको पता है ये वाली वैल्यू कहां पर आएगी। ऐसा ही है ना, अगर हमने ये सेम डेटा उसको दिखा दिया मॉडल को, मशीन को, तो मशीन को तो ऑलरेडी पता है कि इसको है डिजीज और इसको नहीं है, इसलिए हम ये 20% डेटा हाइड करते हैं फ्रॉम मॉडल ट्रेन। वंस मॉडल ट्रेन हो गया पूरा, एक ब्रेन समझ लो आप, ब्रेन तैयार हो गया। अब आप इस ब्रेन को, जो हाइडेड डेटा था ना वो भी लेबल था, उसमें भी आपको मालूम था कि इस यूजर को डिजीज है, इस यूजर को डिजीज नहीं है। वो जो डिजीज वाला कॉलम था उसको आप निकाल दो और बाकी डेटा दे दो आप किसको, ब्रेन को। अब ब्रेन बताएगा, मतलब मॉडल बताएगा कि भाई इसको डेटा, इसको बेसिकली डिजीज है और इसको डिजीज नहीं है। अब इसने जो आउटपुट दिए और जो आउटपुट आपने अलग किए थे उन दोनों को कंपेयर कर लो। जब आपने कंपेयर किया, अगर मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट सेम है। अगर मॉडल सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो रिजल्ट में बहुत डिफरेंस होगा। देखो डुप्लीकेट ना हो तो बेहतर, ठीक है,
डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए डेटा सेट के अंदर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग अगर डुप्लीकेशन होगी तो मॉडल बायस हो जाएगा। बायस हो जाएगा तो सिर्फ उसी को ही प्रेडिक्ट कर रहा होगा, किसी और को प्रेडिक्ट ही नहीं करेगा। इसी तरीके से अब आते हैं दोबारा हम यहां पर, दिस इज नहीं वो अलग चीज है। देखो, दो बंदों का हार्ट रेट एक जैसा हो सकता है, लेकिन दो बंदों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो सकता, दो बंदों का हाइट एक जैसी नहीं हो सकती, दो बंदों का वेट एक जैसा नहीं हो सकता। तो एक थोड़ी फीचर होते हैं, मल्टीपल फीचर्स के ऊपर हम बेस करेंगे ना। एक सिंगल फीचर पे आप नहीं लगा सकते। आपको मैं कब 10 किलोमीटर भाग कर आओ, आप भी बोलोगे आपकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा है कि आप लोग को भी, आपको भी अटैक आ सकता है। तो हार्ट बीट के ऊपर तो हम हार्ट अटैक को तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ एक स्पेसिफिक फीचर है हार्ट अटैक के लिए, इंडिकेटर आप कह सकते हो। लेकिन यहां से 10 किलोमीटर भागो, वही सेम इंडिकेशन आप भी आ जाएगी। तो वो एक नहीं है ना, दूसरी चीजें भी तो है। आइडेंटिटी का मतलब सारा सेम, तो थोड़ी बहुत तो होगी ना कहीं ना कहीं। ऐसे ही अब मैं आपसे करूँ ब्लू कलर येलो कलर, वो तो बिल्कुल सेम होगा, तो क्या करेंगे हम, तो थोड़ा सा तो फर्क आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग फेज? लर्न अ मॉडल यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपने मॉडल को क्या सिखाना है? ट्रेनिंग डेटा ही सिखाना है। टेस्टिंग डेटा हम एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग या लर्निंग मॉडल को नहीं दिखाते, ताकि हम उससे इवेल्युएशन कर सकें। टेस्टिंग या टेस्ट द मॉडल यूजिंग अनसीन टेस्ट डेटा। ये वो पार्ट जो अभी तक आपके मॉडल ने नहीं देखा। टू असेस द मॉडल एक्यूरेसी। नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आंसर्स। सिंपल सिंपल करके बता रहा हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। यार आगे बैठ के बातें नहीं किया करो यार। बेसिकली व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का एक फार्मूला है, दैट इज के नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आंसर्स। दैट इज एक्यूरेसी का फार्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 80% 70% कहां से आ रहा है। जब आप फॉर एग्जाम्पल करेक्ट आंसर्स को डिवाइड बाय टोटल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कि कितना परसेंट सही रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो ये हमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी होती है। अच्छा, वैलिडेशन के लिए हम सिर्फ एक्यूरेसी नहीं लेते, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं एवेल्युएशन के लिए। वो फिर जब हम आगे एवेल्युएशन करेंगे बाकायदा किसी भी मॉडल का, तो मैं आपको तब सिखा दूंगा सारी चीजें। स्पीड नहीं, स्पीड इज समथिंग एल्स। वो इसमें नहीं आता, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में नहीं आता। स्पीड तो देखो, वो तो आप ये कह सकते हो कि यार मॉडल हमारा स्लो है, लेकिन परफॉर्म सही कर रहा है तो फिर स्लो भी सही है। हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। Now, whenever we are talking about supervised learning algorithms, we have again two kinds of supervised learning algorithms. Number one is the classification and number two is the regression. हम थोड़ा सा इसको उल्टा पढ़ेंगे, पहले regression पढ़ेंगे फिर classification पढ़ेंगे। ठीक है, supervised learning problems can be further grouped into regression and classification problems. पहले मैं रिग्रेशन की तरफ जाता हूँ। रिग्रेशन प्रॉब्लम इज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू सच एज डॉलर और वेट। मैंने थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन किया था प्रिडिक्शन किस तरह की होती है, या तो कैटेगोरिकल होगी या तो कंटिन्यूअस वैल्यू होगी। कैटेगोरिकल मतलब डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि आपने कहा डिजीज है, डिजीज नहीं है, येलो ब्लू,
अब ये ऐसा भी हो सकता है येलो ग्रीन ब्लू, तीन भी हो सकती है, लेकिन कैटेगरीज है ना ये डिफरेंट। जब आप वैल्यूज की कंटिन्यूस वैल्यू की बात करोगे तो आपके पास टेम्परेचर, वेट, डॉलर, इस तरह हमने देखा था कि भाई हमने स्क्वायर यार्ड के ऊपर प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे हम प्राइस को, तो प्राइस डॉलर या फिर आप कह सकते हो पीकेआर में प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो ये वो वैल्यूज है जो बेसिकली कंटिन्यूस वैल्यू में चली जाती है। आउटपुट में रियल वैल्यू आएगी। लेबल है ना, ये लेबल ही तो है भाई, लेबल है ना आपके पास। क्या आप कह रहे हो कितना प्राइस, तो प्राइस लेबल बन गया। आपने जो डेटा उसको प्रोवाइड किया था उसमें लिखा हुआ था ना कि इतने स्क्वायर फीट के एरिया का ये प्राइस मिल रहा है मुझे, उसी पे तो आपने प्रिडिक्ट किया, तो लेबल तो है ना यहाँ पे भी। जब आपके पास प्राइस नहीं है उसको हम कहते हैं अनलेबल डेटा। ठीक है, दोबारा आते हैं। अब रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन मॉडल बेसिकली इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रियल नंबर वैल्यू। लॉजिकल मतलब नहीं, y प्रेडिक्ट होगा, हमेशा y प्रेडिक्ट होगा। हाँ, ये तो आप यू कैन से रिप्रेजेंट कर रहे हो डेटा को। हम नॉर्मली डेटा को दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, x और y के वेरिएबल से। ठीक है, y का मतलब होता है जो प्रिडिक्टिंग वैल्यू, x का मतलब होता है जिसके ऊपर प्रिडिक्शन आएगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा मशीन लर्निंग या फिर एआई की टर्मिनोलॉजी इसमें यूज करें तो हम इसको एक्स को कहते हैं ऑल द इंडिपेंडेंट वैल्यूज। y इज द डिपेंडेंट वैल्यू जो डिपेंड करती है ऑन दीज ऑल इंडिपेंडेंट वैल्यूज, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। स्क्वायर फीट बढ़ाओ प्राइस बढ़ेगा, प्राइस डिपेंडेंट है। प्राइस कम करो स्क्वायर फीट कम होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। गारंटी दे सकते हो आप प्राइस कम करो स्क्वायर फीट भी कम होगा? नहीं दे सकते। आप किसी गांव में चले जाओ, प्राइस कम करो, उतनी स्क्वायर फीट में आपको प्लॉट मिल जाएगा सस्ते में, तो वो डिपेंडेंट नहीं है, पर स्क्वायर फीट डिपेंडेंट था। अब आप किसी गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, स्क्वायर फीट इंक्रीज करोगे प्राइस इंक्रीज होगा, पर इंक्रीमेंट यूनिट चेंज होगा कि भाई कितना यूनिट्स पे इंक्रीज हो रहा है, जो हमने कोरिलेशन और कोवेरिएंस में चेक किया था, बस वो चेंज होगा। बाकी जो दैट इज इंडिपेंडेंट अनडिपेंडेंट वैल्यू, तो ये तो है यहाँ पर, ये बिल्कुल होगा, वो जब आगे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो रिग्रेशन क्या था? रिग्रेशन मॉडल्स आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट ऑल दोज रियल नंबर्स। मतलब अब अगर आप ऐसा अब आपको एक चीज मालूम हो गई क्या, कि अगर मुझे कोई भी रियल नंबर वाली वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है तो मैं कौन सा सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज करूंगा? रिग्रेशन मॉडल्स यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन मॉडल्स का काम क्या है? रियल नंबर को प्रिडिक्ट करना। अगर मैंने रिग्रेशन वाला काम क्लासिफिकेशन को दे दिया, वो कभी भी रिजल्ट सही नहीं देगा, उसका काम ही नहीं है ये। ऐसा ही है ना। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन मॉडल्स आर दोज मॉडल्स जो कैटेगोरिकल डेटा पे काम करते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई, हम क्लासीफाई कर रहे हैं कौन सा डेटा किस कैटेगरी से रिलेट करता है, दैट इज क्लासिफिकेशन मॉडल। अब अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आता है जिसमें डिजीज प्रिडिक्ट करनी है तो कौन सा यूज करना चाहिए? क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आता है जिसमें आपको मोर देन 5 कलर्स प्रिडिक्ट करने हैं तो क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आता है जिसमें आपको टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है तो रिग्रेशन, क्योंकि वो रियल नंबर वैल्यू। अब ये दो चीजें आपको मेमोराइज हो। दिस इज व्हाई आई सेड कि आपके लिए थ्योरी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में। ऐसा ही है ना। आगे चलते हैं। नाउ दीज आर common supervised machine learning algorithms that you will definitely use in your course, इस कोर्स में भी और फर्दर प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा जो आप देखोगे। ठीक है, जिसमें आपके पास
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, ठीक है, ये पता नहीं उल्टा हो गया, नीचे से हम यूज करेंगे सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज बेसिकली द रिग्रेशन मॉडल जो किसी भी रियल नंबर को बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा। रिग्रेशन लाइन याद आई? उधर क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे, रियल वैल्यू या फिर कैटेगरी? रियल वैल्यू। तो लीनियर रिग्रेशन रियल वैल्यू को ही प्रिडिक्ट करने के लिए काम होता है। रिग्रेशन लाइन हमने बिल्ड की थी ना स्क्वायर यार्ड के ऊपर प्राइस के लिए हमने की थी, तो वो जो लाइन थी वो प्राइस बता रही थी ना, तो प्राइस आपका रिग्रेशन में आएगा ना, और किस में आएगा? लीनियर रिग्रेशन रिग्रेशन में आता है। एक और रिग्रेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे नाम नजर आ रहा होगा जिसको आप कह रहे हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दिस इज नॉट द रिग्रेशन मॉडल, ये रिग्रेशन मॉडल में नहीं आता। दिस इज क्लासिफिकेशन मॉडल, बट ये एग्जैक्टली रिग्रेशन मॉडल की फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिग्रेशन मॉडल बेसिकली रियल नंबर करता है, ये तो हमारे पास कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करेगा, पर फॉर्मूला तकरीबन सेम होता है। इसका थोड़ा सा फर्क है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिग्मॉइड यूज करेंगे, वहां पर हम डायरेक्टली रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्या है वो आपको जब आप मैथमेटिकली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि सिग्मॉइड। मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ उसको, आप ये समझ लें कि आपके पास जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ आओगे तो वो जो भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है उसको हम 0 से लेकर 1 के दरमियान की प्रेडिक्शन समझेंगे। इफ 0.5 से ऊपर की प्रेडिक्शन आई तो 1, 0.5 से नीचे की प्रेडिक्शन आई तो 0। आप कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है। 0.5 से ऊपर की प्रेडिक्शन है मतलब 1, 0.5 से नीचे की प्रेडिक्शन है मतलब 0। अब ये दो कैटेगरीज बन गई, 0 आया तो एक कैटेगरी, 1 आया तो दूसरी कैटेगरी। 0.5 आता है तो वो आपके पास मिडिल वैल्यू आ जाती है, जिसको आप कंफ्यूज वैल्यू भी कह सकते हो, लेकिन इतनी नहीं आएंगी, थोड़ा सा तो फर्क होगा। 0.55 हो सकता है, 0.556 हो सकता है, 0.54 हो सकता है, थोड़ा सा ही फर्क आ गया, ऑटोमेटिकली 1 की तरफ चले जाएगा, बायस नहीं होगा, वो 1 की तरफ चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो लीन करेगा, तो इसीलिए वो हम वहां भेजे। तो कहने का मकसद रिग्रेशन काम तो रिग्रेशन की तरह कर रहा होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 0.0 से लेकर 1 के दरमियान प्रेडिक्शन है, 0.5 से ऊपर आ रहा है तो 1, 0.5 से नीचे आ रहा है तो 0। दिस इज बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरीज थी, एक 0 एक 1। अब मैं 0 और 1 क्यों कह रहा हूँ, मैंने दोबारा बार बार एक बात कही थी, क्या? मशीन लर्निंग के पीछे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व, और मैथमेटिक्स में आप ऑब्जेक्ट टाइप तो यूज नहीं कर सकते, तो आपको उसको बेसिकली मैप करना पड़ेगा। अगर कैटेगरीज दो हैं, जैसे कि डिजीज है डिजीज नहीं है, तो है को आपने 1 कर दिया और डिजीज नहीं को आपने 0 कर दिया, तो ये दो कैटेगरीज बन गई। आई होप समझ आ गया। हाँ, काम मैंने ये करवाया भी था, हार्ट डिजीज डेटा सेटअप आप लोगों ने विजुलाइज किया था, उस टाइम पे आपने मैप किया था इस चीज को, एग्जैक्टली वैसे ही हम करेंगे। विजुअलाइजेशन के लिए मैप तो किया था ना, वही मैपिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। और कुछ मैं यहाँ पे डायरेक्ट तरीके भी बताऊंगा, वहाँ पे आप लोग खुद से मैप कर रहे थे, फाइंड आउट किया, एक कैटेगरी को 1 के बराबर कर दिया, एक कैटेगरी को 0 के बराबर कर दिया, इतना करने की जरूरत नहीं थी, एक फंक्शन आता है वो खुद ब खुद कर देता है, पर बताना तो था ना कि हो कैसे रहे, तो इसलिए पहले मैनुअल फिर ऑटोमेटिक की तरफ आएंगे, क्योंकि अब हमें अपना यू कैन से प्रोग्रामिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना है, स्पीड अप करना है प्रोसेस को, तो उसके लिए फिर हम ये सारे फंक्शन यूटिलाइज कर रहे होंगे, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तभी कहता हूँ 5 लाइन कोड है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। We have SVM or you can say that SVC. SVC basically SVM से निकला है। SVM क्या है? सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन के पास दो किस्म के मॉडल्स होते हैं, एक होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, एक होता है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर।
तो इसमें भी रिग्रेशन है, इसमें भी क्लासिफायर है, ये भी पढ़ेंगे हम। आगे चलते हैं। K मीन्स K नियरेस्ट नेबर, ये भी सुपरवाइज लर्निंग का मॉडल है, लेकिन ये दोनों में चलता है। अनसुपरवाइज में भी चल जाएगा, सुपरवाइज में भी चल जाएगा। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री भी बेसिकली आपके पास क्लासिफिकेशन मॉडल है, ठीक है। इसमें रिग्रेसर भी आता है, इसमें क्लासिफायर भी आता है। मतलब डिसीजन ट्री क्लासिफायर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। जो रिग्रेसर है वो रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो क्लासिफायर है वो क्लासिफिकेशन के मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये समझ में आ गया हो। What are the advantages of supervised learning algorithms? It allows you to be very specific about the definition of the labels. Number one thing that यहाँ पर जो लेबल्स आपने प्रोवाइड किए हैं उन्हीं स्पेसिफिक लेबल्स को ही ये प्रिडिक्ट कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा, यू आर एबल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस यू वांट टू हैव। यहाँ पर आप ये चीज जान सकोगे कि आपको कितने डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आपके पास आउटपुट वेरिएबल के अंदर दो से ज़्यादा बाइनरी क्लासिफिकेशन में के अलावा फॉर एग्जांपल मल्टीपल क्लासिफिकेशन या मल्टीपल क्लासेस क्लासिफिकेशन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप डिफरेंट क्लासेस को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि टोटल आपके पास कितनी क्लासेस थी, कितनी आइडेंटिफाई हुई। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लासेस का मतलब कैटेगरीज, ठीक है। आगे, the input data is very well known and is labeled as I already told you। जब आप supervised learning की बात करोगे आपका डेटा labeled होना चाहिए। The results produced by the supervised method are more accurate। अब ये accurate क्यों है? क्योंकि हमारे पास already labeled data available है, हमें पता है इसी टाइप का आउटपुट हमें चाहिए। ऐसे ही दैट इज वाई जो रिजल्ट्स यहाँ पर आती है वो मोर एक्यूरेट होती है। तो मशीन को पता होता है कि ये इसी टाइप का आउटपुट निकालना है हमें, तो इसलिए रिजल्ट्स एक्यूरेट आती हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस क्या आती है? सुपरवाइज लर्निंग कैन बी अ कॉम्प्लेक्स मेथड। सुपरवाइज लर्निंग नीडेड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन टाइम फॉर ट्रेनिंग। If you have a dynamic, big and growing data, you are not sure of the labels to predefine them। मतलब डिसएडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा ऐसा आ रहा है जो बड़ा है, तो जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है आप ऑन द स्पॉट रियल टाइम में आप उसको लेबल नहीं कर पा रहे, तो वहां पर सुपरवाइज लर्निंग काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? लेबल डेटा। आप जो दे रहे हो उसमें लेबल्स नहीं। तो ले टेस्टिंग ट्रेनिंग की बात हो, द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन आपके पास डेटा देखो, आप कह रहे हो इंक्रीजिंग डेटा, तो तभी तो कह रहा है डिसएडवांटेजेस यही है ना सुपरवाइज्ड लर्निंग का, कि वो अनलेबल डेटा को नहीं रीड कर सकता, ट्रेन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, सुपरवाइज्ड लर्निंग नीडेड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन टाइम ऑफ ट्रेनिंग। यस, व्हाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम बेसिकली जो भी एल्गोरिथम आप परफॉर्म कर रहे हो, देयर इज अ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट। जितना बड़ा डेटा, हर फीचर के ऊपर वो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, हर एक सिंगल फीचर पे परफॉर्म होती रहेगी, तो ये कंप्यूटेशन टाइम बेसिकली ज्यादा लेता है, ठीक है। नहीं, वो आगे पता चलेगा क्यों। अनसुपरवाइज को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बता रहा हूँ क्यों नहीं सोचने की पड़ती है, अभी समझाता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग कैन बी अ कॉम्प्लेक्स मेथड एज यू नो वेरी वेल। जितना बड़ा डेटा उतना ज्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। जैसे जैसे आपके पास कैटेगरीज क्लासेस इंक्रीज हो रही हैं, 2 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज, आपके पास ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। तो इतना नहीं है कॉम्प्लेक्स, बस समझाने के लिए। रिलेटेड टू अनसुपरवाइज, सुपरवाइज लर्निंग इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आते हैं हम अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ।
पूछा क्यों ना, वही पूछा तो क्यों ना, खबर है कि कितने। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मैं कोशिश यही कर रहा होता हूँ कि आप लोगों से भी सवाल करूँ। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या लेबल्ड अनलेबल्ड डेटा पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Unsupervised learning is where you only have input data that is X. Now X और Y की बात हो रही है यहाँ पे। When you say, मैंने एक सवाल आपने मुझसे पूछा था कि सर X और Y में क्या डिफरेंस है, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है एट द टाइम ऑफ डेटा एनालिसिस। X आपके पास थे इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर हम प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहे थे। Y थे एक्चुअल वैल्यूज जो हमने मैच करवानी थी प्रेडिक्शंस के साथ। ऐसे ही था। जब आप अनसुपरवाइज की बात करोगे आपके पास ये Y वाली वैल्यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेटा को लेबल्स है ही नहीं, तो लेबल्स आर नॉट अवेलेबल एंड लेबल्स आर Y वेरिएबल, और ये Y वेरिएबल आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग में नहीं होता, ओनली X वैल्यू होती है। एक सवाल आता है, तुम्हें अगर पढ़ लिया है ना तो तुम पीछे बैठा करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये दोनों खराब हो रहा है। ये पुराना स्टूडेंट है, ये एडवांस वाला स्टूडेंट है, ये न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहा है, फिर भी यहाँ बैठा हुआ बराबर वालों को बातों में लगाया हुआ है। अब एक सवाल आता है, सर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या फायदा? क्वेश्चन था ना कि सर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का फायदा क्या हुआ व्हेन वी कैन नॉट इवैल्यूएट दैट आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल, एंड द आंसर वाज कि हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करते हैं टू लेबल दैट अनलेबल्ड डेटा। अब ये कैसे पॉसिबल है? हम अनलेबल्ड डेटा को लेबल कैसे कर सकते हैं? कौन बोला? हाथ उठाओ ना। बाय ग्रुपिंग द डेटा। अब ग्रुपिंग ऑन व्हाट बेसिस? on the similarity that is between those different values या पे data points। बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड में एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाता हूँ, पहले सिंपली समझने की कोशिश करें। व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डूइंग हियर? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करेगा? पैटर्न्स डिटेक्ट करेगा फ्रॉम द डेटा, क्योंकि हमारे पास आउटपुट तो कुछ है ही नहीं, तो डिटेक्ट क्या करना है? वो क्या करेगा? पैटर्न डेटा करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब एक जैसे पैटर्न वाले डेटा को एक तरफ कर दिया, एक जैसे डेटा पैटर्न वाले डेटा को एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप्स बन गए, और इन ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लस्टर्स। दीज क्लस्टर्स, अब ये दो ग्रुप्स अलग बन गए। अब मैं अपनी तरफ से फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ग्रुप्स को एक एक नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल 0 1, नहीं नाम दे दिया ना इसको कि ये क्लस्टर नंबर 0 एंड दिस इज द क्लस्टर नंबर 1। अब यही 1 और 0 जो जिस क्लस्टर में आ रहा होगा उसके y की वैल्यू हमने क्लस्टर का नंबर सेट कर दिया। आपके पास आउटपुट वेरिएबल बन गया, योर डेटा इज नाउ लेबल्ड। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जरा किसी एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं। इफ आई प्रोवाइड यू अ फोल्डर दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट कैट्स एंड डॉग्स, मैं क्या कहा? एक फोल्डर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जिसके अंदर मैंने कहा कि मेरे पास मिलियंस, मतलब 1 मिलियन की बात कर लो, चलो 10 लाख इमेजेस अवेलेबल है इन दैट वन फोल्डर, बट दोज आर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, दोनों की हैं उसके अंदर। नाउ आई वांट टू से दैट कि आप कैट्स की इमेजेस को अलग करो और डॉग्स की इमेजेस को अलग करो। क्या करोगे आप क्या करोगे? आप एक फोल्डर खोलोगे, एक इमेज खोलोगे, सर ये तो बिल्ली है, कैट। दूसरी खोली, सर ये डॉग जैसे दिखता है। करते करते 10 लाख इमेजेस है, कितना टाइम लगेगा? 1 साल तो लग ही जाएगा। 10 लाख की बात कर रहा हूं। 10 लाख क्लिक कहाँ, 20 लाख क्लिक, इधर से कॉपी उधर से पेस्ट भी तो करना था।
और बीच में फोल्डर भी तो ओपन कर रहे हैं। अराउंड 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 30 लाख क्लिक्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो कम से सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला। कहने का मकसद 1 साल तो लग जाएगा कम से कम, ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5,000 के बाद 100 की भी तो सही, अगले दिन फिर बाकी की। अब मैं आपको कहूं, क्या मैं इसको अनसुपरवाइज डेटा कह सकता हूं? मतलब अनलेबल्ड डेटा। एक ही इमेज थी, एक ही फोल्डर था, मल्टीपल इमेजेस थी, कोई लेबल्ड नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं है कौन सी किसकी है, वो तो ओपन करने के बाद पता चल रहा है, देख रहे हैं। अब देखा, आपको कैसे पता चला कि ये कैट है? आपने उस मशीन लर्निंग का आपने खुद से देखा, आपने जब उसको देखा, आपके दिमाग में एक चीज बनी हुई है, कैट वर्ड। आपको कोई किसी ने यूएसबी में डाल के, मैं शुक्र है मैं दिमाग पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी ने नहीं डाला, मैं अभी कहीं और भी इशारा कर सकता था। कहने का मकसद इधर किसी ने नहीं डाला, जब यहाँ नहीं डाला तो फिर आपको किस समझ रहा कैट कैसा हो दिखती है? आपने कहा कि सर हमारे माइंड में डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए, इस पैटर्न का अगर कोई चीज नजर आती है तो ये कैट की तरफ होती है। अब उस पैटर्न में क्या क्या हो सकता है? उसमें पैटर्न होगा, कान खड़े होंगे थोड़े से इसके, ऐसा ही है, हल्की सी इसको बाल मूछ नजर आ रही होगी, 4 पांव होने चाहिए और चारों पांव पे चलनी चाहिए। अंधेरा कर दूं तो आपको चूहा भी बिल्ली नजर आएगा, आई कैन गारंटी, बिल्ली का बच्चा नजर आएगा आपको, चूहा। क्यों? क्योंकि आप पैटर्न ढूंढोगे, और आपको अंधेरे में उसका पैटर्न भी वैसा दिख रहा होगा तो आपको वही बिल्ली नजर आएगी। अक्सर ऐसा होता है, आप सो रहे हो, सामने कोई परछाई आ रही है, आपने कहा अरे सांप आ गया, पता चलता है कि पीछे से कोई जो है ना, वो छोड़ो यार, बहुत बुरी चीज दिमाग में आ गई। कहने का मकसद, आप अक्सर देखते हो कि कोई भूत खड़ा हुआ है तो पता चल रहा है कि भाई कहीं पे जो है ना कोई कपड़ा टंगा हुआ था, वो बेसिकली वहां पे भूत जैसा दिख रहा है, पर आपको वो भूत क्यों दिखा? क्योंकि आपके माइंड में पैटर्न्स थे जो आपने डिटेक्ट, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता भूत कैसा दिखता है, हमने पैटर्न डिटेक्ट किए थे। सुपरवाइज लर्निंग यही करता है। क्या किया? एक जैसे दिखने वाली पिक्चर्स के पैटर्न्स को ग्रुप आउट कर दिया। जो कैट जैसे दिखते थे एक ग्रुप में डाल दिया, दूसरे दिखते जो डॉग जैसे दिखते थे उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अब इसके पास 2 लेबल हो गए। अब आप क्या करोगे? पाइथन से एक सिस्टम, सिंपल सिस्टम वाली जो हमने ओएस मॉड्यूल था, वहां से वो कमांड इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? सेव इमेज इन फोल्डर 1, सेव इमेज इन फोल्डर 0। बात खत्म। आपका मॉडल ऑटोमेटिकली, आपका जो डेटा था ऑटोमेटिकली लेबल्ड भी हो गया, और ये 10 लाख इमेज अराउंड 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 मुश्किल से आधे घंटे में आपको सेपरेट फोल्डर्स में भी मिल गए। क्लस्टर किया ना हमने उसको, पैटर्न को ग्रुप कर दिया, कैट वाले दिखने वाला एक पैटर्न, डॉग वाला दिखने वाला दूसरा पैटर्न। क्यों डालेंगे यार, आपने तो पूरा डेटा दे दिया ना उसको। मैं कह रहा हूं यहां पे सब बिठा दिया, मैं बोलूं 10 गंजों को एक साइड करो, क्या करोगे? गंजों को एक साइड करो तो क्या करोगे? बताना थोड़ी है। मैं कह रहा हूं यहां पे, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं यहां पे मैंने 20 घंटे बिठा दिए, आपको बताने की जरूरत है कि गंजों का ग्रुप अलग करो? मशीन को क्यों बताना? मशीन ने खुद ही तो डिटेक्ट करना है पैटर्न को। जो एक जैसा दिखने वाला पैटर्न था उसको एक ग्रुप में डाल दिया, जो दूसरा दिखने वाला पैटर्न था उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, खुद ब खुद। हमने कुछ नहीं कहा उसको कि कौन से ग्रुप बनाना है। मॉडल है ना, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के मॉडल्स है ना, जितने भी हैं, 2 हो 10 हो, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लेवल्स ऐसे होते हैं। हिडन, यार हिडन पैटर्न्स, आपके पैटर्न्स जो आपको दिख रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है वहां पर वो पैटर्न्स डिटेक्ट करेगा, उन्हीं पैटर्न की बेसिस पे ग्रुपिंग कर देगा, दैट्स इट। नहीं पता,
मैं कह रहा हूं यहां 10 गंजे बिठा दूं, आप क्या कहोगे कि जिसकी टिन खाली है उसको साइड कर दो, क्योंकि वो सब एक जैसे दिख रहे होंगे ना, या नहीं दिख रहे होंगे? हमें कहां पता है, हम आपके सामने, आप समझ नहीं रहे एक बात। मैंने कहा एक जैसे दिखने वाला पैटर्न, मैंने ये थोड़ी कहा कि स्पेसिफिकली बिल्ली जैसा दिखने वाला, ये तो मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया। आई सेड एक जैसे दिखने वाला पैटर्न। जब एक जैसे दिखने की बात कर रहा हूं तो गंजे सारे एक जैसे दिखेंगे ना, तो वो नहीं दिखेगा, वो थर्ड टोपी वाला पैटर्न। तो यही तो बात है। हाँ, आप बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि ग्रुप्स कितने बनाने हैं। आपने कहा 2 बनाने, अब वो 2 बना देगा। आपने कहा 3 बनाने, वो 3 बना लेगा। पर हमारे पास ऐसे एल्गोरिथम भी हैं जो खुद ब खुद डिटेक्ट करके डिफरेंट एल्गोरिथम्स को क्लस्टर्स बना लेगा। हम जैसे लोगों ने बनाए, बनाना सिखाऊंगा ना मैं मैथमेटिक्स पीछे, पर आप मैथमेटिक्स को अप्लाई करना पड़े, वो सारे साइंटिस्ट हैं, वहां पे मैथमेटिक्स अप्लाई होगी, कंप्लीटली मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर मॉडल्स में। अगर आप सोच रहे हो कि मॉडल्स में कुछ और चीज भी होगी इसके अंदर, देयर इज नथिंग एल्स, ओनली मैथमेटिक्स। पर जाहिर सी बात है आप डेवलपर बन रहे हो, आप साइंटिस्ट तो नहीं बन रहे। जब आप साइंटिस्ट बनोगे तो आप एल्गोरिथम डिजाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर आप डेवलपमेंट का कोर्स है तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग की तरफ जाऊंगा, मतलब यूज करना सिखाएंगे। बनाने के लिए आप बना सकते हो, मेरी खुद की एक रिसर्च है इसके ऊपर, मैं काम कर रहा हूँ ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम के ऊपर, एडवांस पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजर पे भी काम कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं बना रहा हूँ, वो रिसर्चेस की तरफ चला जाएगा। दोनों 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 करते हैं, मशीन सुपरवाइज हो अनसुपरवाइज हो। देखो एक चीज याद रखें, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, इमेजेस जैसी कोई भी चीज डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं होती। हमारे पास इमेज जैसी चीज कोई नहीं है, वो इमेजेस भी हमारे लिए नंबर्स ही। जब वो नंबर है तो नंबर पे तो हम प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं। इमेज है क्या? कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स। पिक्सेल्स हैं क्या? नंबर्स। नंबर्स क्यों? क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो आपके कलर कोड को बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो अलग है, कोऑर्डिनेट तो पिक्सल का लोकेशन हो गई, ये पिक्सल इटसेल्फ इज अ कलर कोड। क्योंकि ये पिक्सल बना क्या है, बना क्या रहा है, एक कलर क्रिएट कर रहा है ना, उसी के ऊपर पूरी की पूरी इमेज बन रही है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से आगे देखोगे आपको अच्छे से बॉक्स नजर आएंगे। एवरी बॉक्स हैज वन कलर, उसका खुद का कलर होगा, दैट इज द नंबर। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट इमेज भी हमारे लिए नंबर्स ही है। तो जब नंबर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप एज ग्रुपिंग कैसे करोगे, मतलब आपको एज मालूम होगा, आप एज तो फिर कर ही नहीं सकते ना। आपने एज ग्रुपिंग, अगर आपको एज मालूम है, आपने नाम ले लिया एज का, दैट इज नॉट अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज नहीं है वो, आपने एज का नाम ले लिया, लेबल हो गया। यार आगे बैठ के मैं कितनी बात सुनूं, तो आज से दिल में बात करो। जब आप एज की बात करोगे तो एज लेबल्ड हो गया, तो आप अनसुपरवाइज नहीं कर सकते। क्या हो, क्लियर ना हो, साफ इमेजेस ना हो, तो भाई दूसरी टेक्निक्स है ना। ये तो आप वो बात कर रहे हो कि सर फिर हम जो है ना आधे गंजे हो गए, तो फिर तो ये बात तो फजूल है, क्योंकि देखो इमेज क्वालिटी की पर तो बेस करेगा ना डेटा। अब अगर इमेज आपकी धुंधली, आप इमेज को बेहतर करो, इसमें मशीन लर्निंग का क्या कसूर है? उसका तो कसूर ही नहीं है, क्योंकि डेटा अच्छा नहीं है।
जितनी बेहतर, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी डेटा की उतनी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जितनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अगर बहुत ज्यादा खराब है तो हो सकता है बिल्ली को कैट वाले इसमें भी डाल दे। पिक्सल्स अगर खराब है, क्वालिटी खराब है, तो डिपेंड करता है ना, क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम क्वालिटी को भी तो बेहतर कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर विजन, तो वो भी हमारा टॉपिक है, वो भी हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको पढ़ लें। Unsupervised learning is where you only have input data that is X and no corresponding output variable as I already told you. ठीक है। The goal for unsupervised learning is to model the underlying structure or distribution in the data in order to learn more about the data. Number one, ये clusters करके हमें मिल क्या रहा है? We are getting the information from the data कि we have some kind of। अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल और भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जाती, दरअसल मैं आपको मार्केट से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग किसी कंपनी के अंदर एज अ डेटा साइंटिस्ट लगते हो। अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? टू गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। दैट इंफॉर्मेशन विल फर्दर बी यूज्ड इन, यू कैन से, डिसीजन मेकिंग्स में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग्स में, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग्स के अंदर काम आएगा। डिसीजन मेकिंग मतलब फर्दर डिसीजन लेने में हमारे काम आएगा वो इंफॉर्मेशन। अब उस डेटा का कोई आउटपुट नहीं है पर मुझे उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मोस्टली आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई भी कंपनी है आपसे कह रही है, मैंने कहा कोई भी कंपनी है वो अगर आपसे, यू कैन से डेटा साइंटिस्ट, आप उसके पास काम करते हो, आपका काम है डेटा में से इनसाइट्स गेट करना। बट व्हाट इनसाइट्स? देयर इज नो स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट इनसाइट। हमें कोई स्पेसिफिक नाम थोड़ी है, हमें कोई स्पेसिफिक आउटपुट तो नहीं चाहिए। तो कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कल आपको दराज वाले हायर करते हैं। दराज क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है या बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही है। उनके पास जो डेटा होगा वो यूजर का डेटा होगा, कस्टमर्स का डेटा होगा, उसका आउटपुट क्या हो सकता है? मतलब जो अभी आ रहा है वो परचेज करेगा कि नहीं करेगा, इसका आउटपुट को पता चल जाएगा कैसे? क्या देखो, मैं कह रहा हूँ प्रिडिक्ट करना है। आप कह रहे हो क्या सर्च किया, वो तो कर तो दिया, तो दोबारा यही सर्च क्यों करने आएगा? जरूरी थोड़ी है। प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा, ठीक है, उस पर भी आ रहा हूँ। अपना बिजनेस इंप्रूव करेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं मेरे पास यूजर का डेटा है। आई वॉन्ट टू नो what will be the y वेरिएबल हेयर, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा इस कस्टमर का। दोबारा देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग आउटपुट जो जवाब दे रहे हो ना, वो आउटपुट नहीं है, यही तो समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा डेटा, आपने कहा ब्लड प्रेशर चेक किया, आपने हार्ट बीट चेक किया, आपने शुगर लेवल चेक किया, आपने प्रेडिक्ट किया कि इसको हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। कस्टमर का आपके पास डेटा है, व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड वैल्यू? देयर इज नो प्रेडिक्शन हियर। कस्टमर आया है, क्या खरीदने आया मुझे क्या पता? कस्टमर आया है, जिंदा है कि मर गया, ये कैसे प्रेडिक्ट करूं? कस्टमर आया, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इट इज इम्पॉसिबल। What you say, those are the clusters. दराज आपको जो डेटा दे रहा है कस्टमर्स का, हमें उसमें से इंफॉर्मेशन गेट करनी है, हम क्या करेंगे? क्लस्टर्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जिसने इस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए चीजें बाय की हैं उन्हें यही सजेशंस में दे दो। जिन्होंने आईफोन
स्पेसिफिकली मोबाइल फोन्स में सिर्फ आईफोन्स का फॉर एग्जांपल सर्च आउट किया है तो उन्हें आप आईफोन्स की एड्स दिखाना स्टार्ट कर दो। डिसीजन मेकिंग में क्लस्टरिंग, दिस इज कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आपको मार्केट में परफॉर्म ही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप कंपनीज के साथ कनेक्ट हुए हो। जब आप सुपरवाइज की बात करोगे तो सुपरवाइज लर्निंग विल ओनली बी इन यू कैन से यूज इन मेडिकल फील्ड जहां पर आउटपुट मालूम है, जहां पर आउटपुट आ सकता है बीमारी। ऐसे ही है फॉर एग्जाम्पल आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आ जाओ, जैसे कि बिल्डिंग आपने क्रिएट की है, क्या ये बिल्डिंग सरवाइव कर पाएगी, यस और नो, आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल आप वेदर के ऊपर वेदर फॉरकास्टिंग में चले जाओ, क्या बारिश होगी, नहीं होगी, आउटपुट है। ये बारिश किसी ना किसी पैरामीटर्स के ऊपर बेस करती है, लेकिन कस्टमर से क्या आउटपुट लोगे, देयर इज नो आउटपुट। तो हम करेंगे यहाँ पर क्लस्टरिंग। सबसे ज्यादा परचेज जिसने की उसको महंगे आइटम दिखाओ, सबसे कम परचेज जिसने की उसको सस्ते आइटम दिखाओ। उसको महंगे नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं दिखा रहे, मेरा मार्केटिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, मुझे पता है ये बंदा खरीदेगा ही नहीं, मैं उसको मार्केटिंग करके क्या फायदा। ये कैसे पता चलेगा दराज वालों को यूजर्स कितने हैं, करोड़ों में होंगे, क्योंकि एक ने एक दफा थोड़ी बाय किया होगा। मेरे खुद के 3 अकाउंट है उस पे दराज पे, मेरे अकेले के 3 अकाउंट है दराज पे, मैं बता रहा हूं आपको। तो यूजर्स कितने हैं हमारे पास, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम द डेटा by using unsupervised learning algorithm, and this is the most important algorithm also। फेसबुक यूट्यूब की बात कर लेते हैं, यूट्यूब पे कितने यूजर्स आते हैं, वो तो छोड़ो, जो बेसिकली रजिस्टर्ड है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अनरजिस्टर्ड यूट्यूब वैसे ही खुल जाता है, उसमें आपको लॉग इन करने की जरूरत ही नहीं है, कैश अकाउंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ लिखूँ youtube.com खुल जाएगा, सर्च करूंगा चलेगा। कुछ रिस्ट्रिक्टेड जो वीडियोस हैं वो हो सकता है ना चले, बाकी बाकी तो चलेगा, पर स्टिल आप उसी सेम ब्राउजर पे विदाउट लॉगिन किए 10 बार खोलो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 11वीं बार वो सजेशन दे रहा होगा। कैसे दे रहा है, आईपी नहीं, कुकीज के जरिए। नेटवर्किंग का टॉपिक उसके बाद चलो। बेसिकली प्रेडिक्शन क्या है, यहाँ पे यहाँ प्रेडिक्शन नहीं है, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉरी हम यहाँ पे क्लस्टरिंग कर रहे हैं। ये जो नया यूजर आया है ये हमारी इस कैटेगरी का यू कैन से यूजर है, तो इसको इसी कैटेगरी की चीजें दिखाओ। कोई आया इंडियन मूवीज सर्च करने, उसको सिर्फ इंडियन मूवीज नजर आएंगे। कोई आया हॉलीवुड की वीडियो सब सर्च करने, उसको सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड नजर आएगा। आई कैन गारंटी। क्यों, सजेशंस आ रही हैं, कहाँ से आए सजेशन, मैंने तो नहीं बताया उसको कि भाई मुझे फलाना टॉपिक पसंद है, मैंने तो नहीं बताया। अगर मैंने बताया होता तभी तो लेबल्ड होता, पर मैंने तो नहीं बताया, तो कहां से आया, बाय माय सर्च हिस्ट्री। इनके पास सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जो आपको उस क्लस्टर में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। आपके पास मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स हैं जो बेसिकली आपको किसी क्लस्टर में क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि ये जो नया यूजर आया ये इस क्लस्टर से बिलोंग करता है, ये जो नया यूजर आया ये इस क्लस्टर से बिलोंग करता है। बाय वो डिफरेंट चीज़ें हैं इनपुट में, किसी के पास सर्च एक्टिविटी है, किसी के पास यू कैन से सर्च हिस्ट्री है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कहने का मतलब वो क्लस्टर्स ही कर रहे हो। आप फेसबुक पे चले जाओ, आप पाकिस्तानी हो, आपके पास सारे शुरू में नया नया फेसबुक ऑन करो, आपको अंग्रेज भी मिलेगा फेसबुक पे, आपको इंडियन भी मिलेगा,
आपको पाकिस्तानी के भी अकाउंट मिलेंगे, आपको अरबिक का अकाउंट मिलेगा। आप सिर्फ 3 दिन पाकिस्तानी लोगों को सर्च करो, 3 दिन तो छोड़ो, 1 दिन सर्च करो, अगले दिन से आपको अमेरिकन नहीं दिखेगा, अगले दिन से आपको इंडियन शायद दिख जाए क्योंकि रीजन सेम है तकरीबन, अमेरिकन नहीं दिखेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं अगले पूरे 60 दिन तक नहीं दिखेगा। आप बार बार अंग्रेज को सर्च करते रहो, वो आएगा ही नहीं सामने। क्यों नहीं आएगा? बाय क्लस्टरिंग। सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हमें देखो ये थ्योरी इसी वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब हमें मालूम ही नहीं होगा कौन सा मॉडल किस चीज़ का है तो फिर हम क्या करें, तो स्टूडेंट बोर होते हैं। पर उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आपको मालूम ही नहीं है ग्लास कहाँ से उठा के किधर रखना है तो आप तो खाली फेंकते फिरोगे। आपको ग्लास का काम सिर्फ पानी पीना नहीं होता, यार और भी होता, पता नहीं पानी पीना होता है। ग्लास वाली गलत एग्जाम्पल आ गई। नहीं, जूस भी पी सकते हैं उसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, तो सिर्फ पानी पीना थोड़ी होता है उसका काम। तो देखो जब तक आप लोग यहाँ पर फोकस नहीं करोगे नहीं समझ आएंगी चीजें। ये जिसने छोड़ दिया ना, अभी मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया अभी आपको, अगर ये जिसने छोड़ दिया है मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको आगे बहुत सारी चीजों में मसला होगा। फाइल तो वहीं पर है, रुक ये यार क्या करें। अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम काम कैसे करता है। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपके पास रॉ डेटा अवेलेबल है विदाउट लेबलिंग, ठीक है, यहाँ पर कोई लेबल नहीं हुआ डेटा, सिंपल। अच्छा सर एक सवाल तो सर क्या इसमें भी हमें टेस्ट एंड स्प्लिट करना चाहिए? यस, इसमें भी स्प्लिट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो जब आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग स्टार्ट करेंगे तब पता चल जाएगा। क्योंकि देखो क्लस्टर्स को भी इवेल्युएट किया जा सकता है पर थोड़ा सा मुश्किल। उसका काम मसला क्या है, क्लस्टर्स तो बन गए लेकिन तो कभी कभार क्या होता है कि गलत क्लस्टर्स ही बन सकते हैं। तो उस चीज को हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ये नहीं देख सकते कि सही जो बंदा जो यू कैन से डेटा पॉइंट है वो सही क्लस्टर में गया है कि नहीं गया, ये तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो हमने क्लस्टर्स बनाए हैं ये स्पेसिफिकली ये क्लस्टर सही पोजीशंस पे बने हैं कि नहीं बने, तो इसको हम किया जा सकता है, इसीलिए हम टेस्टिंग रखते हैं। खाली नहीं होगा, नहीं आपके पास डेटा तो उसी तरह के होगा जैसे कि मैं दोबारा हार्ट अटैक की बात ही कर दूं, ठीक है, आपके पास ब्लड प्रेशर अवेलेबल होगा, आपके पास हार्ट बीट अवेलेबल होगी, आपके पास हार्ट रेट अवेलेबल होगा, आपके पास ब्लड अपना क्या कहते हैं शुगर लेवल अवेलेबल होगा। लेकिन जो आखिरी कॉलम था कि हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है, ये वाई नहीं होगा, हमें नहीं पता होगा ये कौन सी कैटेगरी में आता है। एक्स तो उसी तरीके से होगा आपके पास, वाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे ही है। अभी फॉर एग्जाम्पल दीज आर सम डेटा पॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स, बहुत बड़ा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। आप इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, लाजमी करना चाहिए। आफ्टर दैट what we will do here, interpretation. After interpretation we will perform the algorithm here. Interpretation का मकसद क्या होता है? Exactly what a data is trying to say. आपके ये जो भी डेटा पॉइंट्स हैं ये क्या दिखा रहे हैं आपको, आप खुद उसको देखोगे। जब आपने डेटा पॉइंट्स ऑब्जर्व किए आपको खुद ही पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। बाय योरसेल्फ यू विल सी दैट सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर ग्रुप्ड समवेयर, मतलब एक ही जगह पर मौजूद है। कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे जो दूसरी लोकेशन में मौजूद होंगे,
कुछ ऐसे होंगे जो थर्ड पे मौजूद है। अब इन तीनों के दरमियान कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पर कितने क्लस्टर बनाने चाहिए, 3 क्लस्टर बनाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे उसको कहेंगे भाई 3 क्लस्टर बनाओ। नंबर 3 क्लस्टर बनाने, अब वो खुद ही बनाएगा, कहीं पे बनाए, ठीक है। हमने बता दिया 3 बनाने, आपने कहा 2, तो भले यहाँ 3 दिख रहे हो वो 2 ही पे रुक जाएगा। आपने कहा 3, तो 3। हमारे पास ऐसे भी एल्गोरिथम है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे, तो वो भी हैं, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते आप कि सर ऐसे तो फिर हमें पता ना हो तो फिर क्या होगा, तो वो भी है हमारे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यही तो कहना चाह रहा हूँ, पैटर्न से अटैक करेगा। मैंने कहा हार्ट अटैक जिसको आएगा उस सबका डेटा कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, सिमिलर होगा। जिसको हार्ट अटैक आएगा उस सबका बीपी हाई होगा। आप स्पेसिफिकली किसी एक कॉलम के हिसाब से नहीं कर सकते। इसका काम है ओवरऑल पे, एक कॉलम से करना था तो इतना बड़ा आगे मशीन लर्निंग की तरफ में आए ही क्यों। जब पांडास का एक फंक्शन है जिसका नाम है ग्रुप बाय फंक्शन, मैं वो कर दूं मेरे ग्रुप बन गए। मैं यहाँ पैटर्न डिटेक्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार पैटर्न की बात कर रहा हूँ। मैंने ना कोई स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिया, ना मैंने एक्स की वैल्यू का नाम लिया, ना मैंने किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का नाम लिया। आई एम जस्ट सेइंग पैटर्न। अब यहीं पर मैं एक पैटर्न डिजाइन करूं इस तरह से, और एक पैटर्न जैसे सर्कुलर डिजाइन करूं। अब मल्टीपल सर्कुलर डिजाइन कर दिया, आप कहोगे सारे सर्कुलर सर्कुलर ग्रुप में आते हैं। अब आप कहोगे सर सर्कुलर कहां से स्टार्ट हुआ, उसका बन जाएगा क्या, ये तो नहीं हो सकता। आउटपुट तो है ही नहीं। नहीं, आप यही तो नहीं समझ पा रहे। पैटर्न बना दिए, पैटर्न्स डिटेक्ट किए, ठीक है। एक जैसे दिखने वाला पैटर्न एक कोने में रख दिया, दूसरा जैसा दिखने वाला पैटर्न दूसरे में रख दिया, बस मेरा काम यहीं तक था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये आउटपुट ही तो करके दे दिया, ये क्लस्टर 1, ये क्लस्टर 2 विदाउट लेबल। क्यों? क्योंकि अगर इसको हार्ट अटैक आया होगा, जिसको भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तो होगी ना, वो गारंटी पर्सन इसी क्लस्टर में होगा, क्योंकि पैटर्न मिल रहा होगा। मैं बार बार पैटर्न की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ मतलब अरे यार यही तो नहीं पता कि 0 पे है 1 पे नहीं है, हमें नहीं पता। Unsupervised learning problems can be further grouped into clustering and association problems. Now, जिस तरह सुपरवाइज में आपके पास 2 टाइप्स थे, रेगुलेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसी तरीके से आपके पास अनसुपरवाइज के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग का मतलब आपको अभी मैंने अच्छे से समझा दिया, दैट इज अ क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इन इज वेयर you want to discover the inherent grouping in the data, such as grouping customers by purchasing behavior, grouping customers by multiple visits, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से ग्रुप्स हो जाता है। When we're talking about association and association rule, learning problem is where you want to discover rules that describe large portion of the data, such as people that buy X also tends to buy Y. What does it mean?
When we are talking about simple grouping by you can say unsupervised learning का काम यही होता है कि किसी भी पैटर्न के बेसिस पे ग्रुप्स कर देना। दूसरा होता है एसोसिएशन, मतलब किसी एक पैरामीटर या फीचर की बेसिस पे हम ग्रुप कर रहे होते हैं कि क्या ये दूसरा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई यू कैन से यूजर कोई भी एक प्रोडक्ट बाय करता है दराज, तो क्या वो नेसेसरी है वो दूसरा प्रोडक्ट भी बाय करेगा? इट्स नॉट नेसेसरी। तो इसी चीज को हम बेसिकली यहाँ पर एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने दराज ओपन किया, दराज पे आपने फॉर एग्जाम्पल बाय कर ली टेलीविजन, ये चलो टेलीविजन छोड़ो, नहीं एक काम करो, आपने Xbox 360 बाय किया विदाउट कंसोल, ठीक है। आप प्रोडक्ट था दराज के ऊपर जिसका नाम था Xbox 360, तकरीबन सबको पता होगा Xbox 360 क्या है, ठीक है। प्ले स्टेशन नहीं है, वो कंसोल है। प्ले स्टेशन अलग है, वो भी कंसोल है, वो सोनी का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। नहीं इसी के साथ इसी को बताएं, या चलो आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं आईफोन भी नहीं, आप इसकी बात करो, Xbox 360 की बात करो। Xbox 360 का आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई यूजर आया उसने Xbox 360 बाय किया, तो क्या वो कंसोल भी बाय करेगा कि नहीं करेगा? बाय करेगा, लेकिन हो सकता है उसके पास ऑलरेडी कंसोल अवेलेबल हो, तो फिर वो बाय नहीं करेगा, पर वो फिर भी एक और बाय करेगा। ऐसा ही क्योंकि नया Xbox 360 आ रहा है तो दर्शकों का नया तो नहीं मिलेगा, दराज से भी आपको पुराना ही मिलेगा। Xbox 360 तो बंद हो गया, टाइम हो गया। तो ये कहने का मकसद, दिस इज द एसोसिएशन। व्हेनेवर समवन इज ट्राइंग टू यूज द पैटर्न ऑफ वन पैरामीटर, तो इसी एक पैरामीटर के पैटर्न के ऊपर क्या दूसरा पैरामीटर टर्न करता है कि नहीं करता। जो स्टेबलाइजर भी, हाँ बिल्कुल, कोई फिट बाय कर रहा है तो स्टेबलाइजर ही बाय करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास स्टेबलाइजर नहीं है, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्लक्चुएशन नहीं है, बिजली में फ्लक्चुएशन नहीं है मेरे पास। उसकी वजह ये है कि मैं क्लीन एनर्जी यूज कर रहा हूँ। लैपटॉप के साथ चार्जर, तो ये जो एसोसिएशन है, आईफोन के साथ भी चार्जर नहीं आता। ये एसोसिएशन अगर आपको ग्रुपिंग करनी इस एसोसिएशन के हिसाब से, तो वो भी हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम से जो एसोसिएशन में काम करते हैं, एक से दूसरे टेंस, ठीक है। इस पर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। These are the common clustering algorithms. Number one is K means, ये वन बाय वन पढ़ते जाएंगे उस वक्त कि बेसिकली क्या है K means। मीन्स का मतलब एवरेज पे काम करता है। K नियरेस्ट नेबर, ये K नियरेस्ट नेबर आपने ऊपर भी देखा था आपने, क्या करता है, ये दोनों में काम करता है। ये अनसुपरवाइज में भी काम आएगा, सुपरवाइज में भी काम आएगा, क्योंकि इसका काम है नियरेस्ट नेबर। वर्ड देखो क्या कह रहा है, नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट होगा उसको एक साथ ग्रुप में कर देगा। के नियरेस्ट नेबर, KNN, के बेसिकली क्लस्टर्स को वो कर रहा है, ठीक है। वैसे तो के कांस्टेंट होता है, वैसे आप इसको आप कांस्टेंट आप खुद से दोगे, विच इज बेसिकली क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर्स। आपने कहा 3, तो 3 क्लस्टर्स बनेंगे खुद ब खुद, रैंडमली बनेंगे, वो आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ये बेसिकली कब काम आता है, ये तब काम आता है जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल डेटा हो। मल्टी डायमेंशनल डेटा मतलब x और y, मतलब x की 2 वैल्यूज ना हो, x की 4 वैल्यूज आ गई, फिर उसको आप विजुलाइज कैसे करोगे? उसको आप विजुलाइज तो नहीं कर सकते, मुझे विजुलाइज करना है 4 मतलब 4 फीचर्स है, एक ही उसमें विजुलाइज करना है, इट इज इम्पॉसिबल। जब आप 2D पे विजुलाइज करते हो, आपके पास या तो x होगा या तो y होगा, उसके अलावा तो नहीं होगा। मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, मैं कैसे विजुलाइज करूं? तो नहीं कर सकता, तो मुझे वहां पर रिड्यूस करनी पड़ेगी डायमेंशनलिटी। दैट इज द डायमेंशनल रिडक्शन मेथड, जिसको हम PCA भी एक हमारे पास एल्गोरिथम है जिसको हम यूज करते हैं फॉर डायमेंशनली रिडक्शन, ठीक है। आगे चलते, ये रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, 4 से 2 बना देगा, 4 से 2 बना देगा खुद ब खुद इसके फीचर्स को, वो तब जब काम करेंगे। अभी क्या करना है जान के,
हिरार्की क्लस्टरिंग, हिरार्की बेसिकली हिरार्की चेक करता है। हिरार्की को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कि आपका ट्री स्ट्रक्चर। हाँ वो तो ठीक है, कहना मतलब ब्रांचेस और उसकी ब्रांचेस फिर उसकी ब्रांचेस इज द हिरार्की। समथिंग इज कमिंग, फॉर एग्जांपल आपने कहा रूट हो गया, उसके फिर ब्रांचेस हो गई, फिर उसकी ब्रांचेस हो गई। दीज आर दी हिरार्की स्ट्रक्चर क्लस्टरिंग, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? लेस कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपैरिजन विद सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, जो पैटर्न एक जैसा दिखता है उसको एक साथ कर दो, दैट्स इट, दैट इज व्हाई दिस इज लेस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या? इट इज ऑफन इजियर टू गेट अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा के ऊपर ही काम करता है, ये हमें पता है। टेक्स्ट प्लेट्स इन दी, हाँ ये अनसुपरवाइज्ड का है, गलत लिख दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ। Real time such that all the input data to be analyzed and labeled in the presence of learners. तो basically what it says कि ये real time पे भी काम आता है। जब आपके पास डेटा इंक्रीज हो रहा है तो वो अनलेबल्ड होता है, तो उसको आप ये साथ साथ लेबल करता रहता है, ठीक है। Disadvantages of unsupervised है, ये supervised लिख दिया है। You cannot get any specific about the definition of the data storing and the output, less accuracy of the results. The results of the analysis cannot be ascertained. As I already told you, आप इसको वैलिडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। That's it, आज के लिए इतना बहुत है। कोई सवाल है तो आप